बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से एक और चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स है। अच्छा देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझने को मिलेंगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंटेंट्स होंगे और उनके ऊपर जो है वो हमारी डिस्कशन होगी। ये कुछ कंटेंट्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं। सबसे जो पहला है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज कितने किस्मों का होता है और किस तरह से होता है। थर्ड पे हमारे अंदर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है फूड की, ऑक्सीजन की, इसकी वाटर की या मिनरल्स की, वो किस तरह से होती है। फोर्थ पे हमारे पास है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, यानी प्लांट के अंदर जो है वो वाटर की रेगुलेशन किस तरह से होती है, सोल्यूट की, सॉल्वेंट की, टेम्परेचर की, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिफ्थ जो हमारे पास कंटेंट है वो है सपोर्ट इन प्लांट्स। हम प्लांट के अंदर देखेंगे कि सपोर्ट क्या होती है और किस तरह से मिलती है, कौन कौन से टिश्यू हैं जो कि प्लांट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है। और जो लास्ट है वो है ग्रोथ रिस्पॉन्सेस इन प्लांट्स, यानी प्लांट के अंदर जो ग्रोथ का रिस्पॉन्स है वो किस तरह से होता है, कौन से केमिकल मैसेंजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में ये जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर हम प्लांट के कुछ हार्मोन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारे जो है कंटेंट्स हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये वाला जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम कोशिश करेंगे कि हम इसको लास्ट में डिस्कस करें। ये थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द जो है वो इसके भी लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो पहला कंटेंट है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम देख लेते हैं जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होती है। अच्छा, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन को डिफाइन करने का एक आसान तरीका ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एनर्जी को ऑब्टेन करें, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। किसी भी मटेरियल को या एनर्जी को हम जब ऑब्टेन करते हैं प्लांट, तो इसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। जबकि हम एनिमल की बात करते हैं या ह्यूमन बीइंग की, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कुछ और होती है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ। अच्छा, ये कहता है कि हमें सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी आसान लफ्ज़ों में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा देखिए, आप सब लोगों को पता है कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है ना, जो मेन प्रोडक्ट, वो सिर्फ ग्लूकोज होती है। और जबकि प्लांट को सिर्फ ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, प्लांट को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, प्लांट को लिपिड की भी ज़रूरत होती है, प्लांट को न्यूक्लिक एसिड की भी ज़रूरत होती है और प्लस में प्लांट को क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। ये चार चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस की मदद से तो प्लांट को सिर्फ ग्लूकोज मिलता है जो कि इसकी प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाता है, लेकिन प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। ये कहलाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, बल्कि कुछ क्या, सारे ही प्लांट ऐसे होते हैं जिनको प्राइमरी प्रोडक्ट ग्लूकोज के साथ साथ सेकेंडरी प्रोडक्ट भी चाहिए होती है, जिस तरह से प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, क्लोरोफिल है। ये चीज़ें बनाने के लिए इन्हें एक एडिशन में एक और चीज़ भी चाहिए होती है जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और इन एलिमेंट्स को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। तो यानी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट से तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस से तो सिर्फ प्लांट ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज से प्लांट का गुजारा नहीं होता। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी प्रोडक्ट भी ज़रूरी होती हैं। तो हम प्लांट के अंदर कुछ मिनरल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हमारी बुक के अंदर कौन कौन से मिनरल जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। मोस्टली सब मिनरल्स के काम जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट काम होते हैं। हमने जस्ट वो रिमेम्बराइज करने, और मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सी बातें हैं और कौन सा काम कौन से मिनरल का पार्टिकुलर है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा भाई, ये कहता है कि प्लांट के अंदर बहुत सारी अमाउंट के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं और जो मिनरल की अमाउंट है वो प्लांट टू प्लांट वरी करती है, प्लेस टू प्लेस वरी करती है और मीडियम टू मीडियम वरी करती है। यानी ऐसा नहीं है कि हर प्लांट के अंदर सारे मिनरल होंगे, नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ मिनरल पाए जाते हैं तो कुछ नहीं पाए जाते, और जगह का भी फ़र्क होता है और मीडियम का भी फ़र्क होता है। मीडियम कहा जाता है कि जिस फूड के अंदर, जिस जगह के अंदर वो प्लांट ग्रो कर रहा है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, हमारी बुक के अंदर कुछ मिनरल्स के ऊपर डिस्कस किया गया है, तो आओ हम उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं।
भाई सबसे पहले पहले जो हमारे पास डिस्कस किया गया है वो है नाइट्रोजन, जिसको हम एन से शो करते हैं। ये सोइल के अंदर जो पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, या तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में NO2 NO3 जिसे आप कहते हो, या तो फिर अमोनियम की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि प्लांट कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को एज सच फॉर्म में कैच नहीं कर सकता। हमेशा जब भी वो नाइट्रोजन को लेगा तो वो फिक्स फॉर्म में लेगा, और ज़मीन के अंदर जब भी नाइट्रोजन को प्लांट कैच करेगा तो या तो नाइट्रेट की फॉर्म में करेगा, या तो नाइट्राइट की NO2 NO3 की में, या फिर अमोनियम की फॉर्म में करेगा। अच्छा भाई, नाइट्रोजन की मदद से प्लांट क्या क्या करते हैं? नाइट्रोजन की मदद से प्लांट प्रोटीन को बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिस तरह से क्लोरोफिल हो गया या फिर एंजाइम्स वगैरह हो गए। तो देखें ये चार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को बनाने के लिए प्लांट के पास नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अंडरस्टूड बात है, प्रोटीन भी सही तरीके से नहीं बनेगी, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बनेगा, क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा, और एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे। अच्छा, जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्या होगा? लीव्स टर्न्स पेल येलो, जो पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाएंगे? पेल येलो होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा। प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर आता है वो क्लोरोफिल की तरह आता है, क्लोरोफिल की वजह से आता है। अब जब आप इसको नाइट्रोजन दे ही नहीं रहे तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तों का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? येलो होता जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है क्लोरोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्लांट के अंदर क्लोरोसिस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके अलावा जाहिर सी बात है, एंजाइम्स वगैरह नहीं है तो प्रोसेस जो है सेल डिवीजन का या फिर सेल इनोगेशन का, ये भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी? स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी, सही तरीके से नहीं होगी। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर ये पत्ते इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ये लो सही तो है भाई, पत्ते खूबसूरत तो लग रहे हैं लेकिन क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे? और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगा, जो कि इनकी प्राइमरी और मेन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। सो नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर दीज कंपोनेंट्स: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स। मुझे उम्मीद है कि नाइट्रोजन का रोल और इसकी डेफिशिएंसी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फास्फोरस। इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन कराता है। ट्रांसलोकेशन से आसान मुराद ये है कि पूरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, और कार्बोहाइड्रेट्स एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाएगा। और जब कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखना, एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाता है तो इससे क्या होता है कि पानी का जो फ्लो होता है, जो वाटर का कंटेंट होता है, वो सारा डिसबैलेंस हो जाता है। उसके अलावा प्रोमोट हेल्दी ग्रोथ, रूट ग्रोथ और फ्रूट की राइपनिंग के अंदर, इन दो चीज़ों के अंदर भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पीएमसी में भी आता है, वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी पूरी प्लांट की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या करता है? मदद करता है। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो ट्रांसलोकेशन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाएगा, और जब कार्बोहाइड्रेट जमा होना शुरू हो जाता है तो ये प्लांट के अंदर वाटर का जो मेंटेनेंस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब कर देता है ये इंशाल्लाह मैं आपको होम्योस्टेसिस के अंदर बताऊंगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट इतना याद रखें कि ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करवाना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? फास्फोरस की। रूट की हेल्दी ग्रोथ करवाना किसकी जिम्मेदारी है? फास्फोरस की। फ्रूट की रैपनिंग करवाना ये फास्फोरस की जिम्मेदारी है। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की। अब देखो, फॉस्फोलिपिड, लिपिड तो चलो हम मान लेते हैं, हम ले लेंगे, फॉस्फो मीन्स फास्फोरस का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फॉस्फोलिपिड नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी। और आपको पता है कि प्लांट की जो है सेल की ये बाउंड्री होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन भी देती है, और चीज़ों का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन से होता है, तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी फास्फोरस का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो न्यूक्लिक एसिड है ये डीएनए या आरएनए होता है। और अगर हम डीएनए आरएनए की बात करें तो किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है? पेंटोस शुगर का, नाइट्रोजीनियस बेसिस का, और फॉस्फोरिक एसिड का या फॉस्फेट ग्रुप का, जो कि इसको फास्फोरस से मिलता है। और कुछ को एंजाइम जिस तरह से NADP, निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये वो को एंजाइम होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के अंदर मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद करते हैं,
और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के उससे हम एनर्जी लेते हैं। तो ये को एंजाइम नहीं होते तो इनके बगैर कुछ एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, और इन को एंजाइम्स को बनाने के लिए देखो ये क्लियर कट में पी लिखा हुआ है, फॉस्फेट, तो फास्फोरस होगा तभी फॉस्फेट बनेगा। उसके अलावा कुछ और हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह से एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको पता है इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, कहाँ से लाएंगे? जाहिर सी बात है फास्फोरस होगा तो फॉस्फेट लगाएंगे, तो फास्फोरस भी बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर इन रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है ये पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पढ़ रखी हैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। अच्छा, जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या होता है? जो कैम्बियल एक्टिविटी है वो स्टंट हो जाती है। अब मैं आपको आसान लफ्जों में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैम्बियल एक्टिविटी का मतलब है कि प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट के अंदर ना 2 किस्मों की ग्रोथ होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ जिसमें प्लांट बड़ा होता है, लंबा होता है। दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें प्लांट की थिकनेस बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है। इसे थिकनेस, इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। और प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की इलोंगेशन होना, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की थिकनेस का इंक्रीज होना। और प्लांट की जब थिकनेस इंक्रीज होती है तो उसको कहा जाता है कि इसमें कैम्बियल एक्टिविटी हो रही है, तो वो रुक जाएगी और प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इट मीन्स कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर फास्फोरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं होगी। डेड नेक्रोटिक पैचेस आ जाएंगे, यानी कि कुछ वहां पे मरे हुए दाग आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ पत्तों के ऊपर, पेट्योल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, तीनों में दिखाता हूँ इमेज के अंदर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको बताया, वो पूछते हैं कि वो कौन सा मिनरल है जिसकी वजह से, किसकी डेफिशिएंसी से कार्बोहाइड्रेट की एक्यूमुलेशन होती है, तो वो फास्फोरस है। और मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर एक्यूमुलेशन होगी तो डेफिनेटली वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मैं आपको आगे वाले लेक्चर के अंदर समझाऊंगा जब हम होम्योस्टेसिस को स्टार्ट करेंगे। सही है। अच्छा, तो मैं ये इमेजेस दिखा देता हूँ डेड नेक्रोटिक पैचेस वाली। ये देखें, ये हमारे पास एक पत्ता है और इस पत्ते के ऊपर आप इस तरह के डेड नेक्रोटिक पैचेस देखते हैं तो समझ जाना कि इसके अंदर फॉस्फोरस की क्या है, डेफिशिएंसी है। ये हमारे पास फ्रूट है, सिट्रस है, और इसके ऊपर आप ये डेड पैचेस देख रहे हैं। अमूमन इसे हम देखते भी हैं मार्केट के अंदर, तो इनके अंदर जो है वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, ये पेट्योल है। पेट्योल किसे कहा जाता है? स्टेम है, और स्टेम के साथ ये डंडी है, डंडी से ये पत्ता निकल रहा है, तो वो डंडी जिससे पत्ता स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है इसे पेट्योल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, आपको ये दाग नजर आ रहे हैं, तो पेट्योल के ऊपर, लीव्स के ऊपर और फ्रूट के ऊपर ये नेक्रोटिक मींस मरे हुए, नेक्रोसिस का मतलब होता है मरे हुए दाग आपको मिलते हैं। तो समझ जाना कि इस प्लांट के अंदर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी है? फास्फोरस की। तो मुझे उम्मीद है कि फास्फोरस का रोल भी आप लोगों को समझ अच्छे तरीके से आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास मिनरल है वो है पोटाशियम। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक रोल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल ये करता है कि ये जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, जो हमारे पास पत्ते होते हैं ना, लीव्स होते हैं, ये लीव्स होते हैं 2 किस्मों के। एक को कहा जाता है मोनोफेशियल, एक को कहा जाता है बायफेशियल या डायफेशियल। बायफेशियल पत्ते वो होते हैं जिनके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे क्या लगे हुए हों? स्टोमेटा लगे हुए हों। लेकिन अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा कम लगे हुए हों और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा लगे हुए हों। और आपने याद रखना है, मोस्टली जो स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में नहीं पाए जाते, यहाँ पे भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो लोअर एपिडर्मिस में। इस तरह के पत्ते को कहा जाता है बायफेशियल लीव्स कहा जाता है। ठीक। अच्छा, तो ये कहता है कि ये जो स्टोमेटा हैं ये 2 किस्मों के काम करते हैं। एक, इनके अंदर ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट की बॉडी से जो है एक्सेसिव वाटर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसपायरेशन है ये किस्म का कूलिंग प्रोसेस होता है जिससे प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, ट्रांसपायरेशन के अंदर। दूसरा इसका रोल क्या होता है कि आपको पता है कि प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना ये भी कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है। सो द स्टोमेटा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से इसकी ओपनिंग को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्लोजिंग को, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी रिड्यूस हो जाएगा, बॉडी के टेम्परेचर की रेगुलेशन भी नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम हो जाएगा।
यील्ड कम हो जाएगी, वो प्लांट सही तरीके से ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो ये कहता है द बेस्ट नॉन फंक्शन ऑफ पोटाशियम इज टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिनको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए, पोटाशियम चाहिए होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो किसकी बनी हुई है, अमीनो एसिड की बनी हुई है ना। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब मिलता है तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक फोर्स बनती है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, पोटाशियम चाहिए होता है। उसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है और उससे हम मुख्तलिफ किस्मों की चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का यही मतलब होता है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, पोटाशियम चाहिए होता है। अच्छा देखें, ये इसके असेसरी काम है, ये जो दो मैंने बताए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना वो ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग करवाता है किसकी, स्टोमेटा की। अच्छा, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होते हैं, वो डल हो जाते हैं, यानी वीक हो जाते हैं और ब्लूइश ग्रीन हो जाते हैं, और इर्रेगुलर क्लोरोसिस आपको नजर आती है। देखें, आपको होगा कि सर नाइट्रोजन की वजह से भी तो क्लोरोसिस हो रही थी ना, तो नाइट्रोजन की वजह से जो क्लोरोसिस हो रही थी वो रेगुलर हो रही थी, हर जगह पे हो रही थी। और जब पोटाशियम की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से जब क्लोरोसिस होती है तो वो इर्रेगुलर होती है, यानी कहीं पे ग्रीन होगा तो कहीं पे येलो होगा, कहीं पे ग्रीन होगा तो कहीं पे येलो होगा। और तीसरा ये है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो है वो आपको किस तरह का सिस्टम जो है वो नज़र आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इर्रेगुलर क्लोरोसिस है, यहाँ पे आपको पूरा पत्ता जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो आपको येलो नज़र आ रहा है। और इस इमेज के अंदर देखें, ये पत्ता पूरा आपको डल नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी एक और डेफिशिएंसी सिम्टम ये होती है कि हमारे पास ये स्टेम है पूरी की पूरी, और स्टेम की जो बेस होती है ना, बेस, ये पत्ते की जो बेस होती है जहाँ पे ये लगा हुआ होता है, इसको कहा जाता है नोड। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, और इन नोड के बीच का जो फासला है ये कहलाता है इंटर नोड। तो जब किसी भी प्लांट के अंदर पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये जो नोड और इंटर नोड, दो नोड के बीच का जो फासला है जिसका नाम इंटर नोड है, इसका स्पेस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितना कम होगा, आपने याद रखना है, उतनी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कम होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी प्लांट इलोंगेट नहीं होगा, और प्लांट अगर इलोंगेट नहीं होगा तो आपको अच्छे ग्रेन्स की प्रोडक्शन भी नहीं देगा। तो यहाँ पे ये एक और बात भी लिखी हुई है, शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड्स। जो इंटरनोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं, और जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ये पत्ता लगा हुआ होता है ना स्टेम पे, ये बेस कहलाती है नोड। इस तरह से ये एक नोड है, और इस तरह से ये भी पत्ता लगा हुआ है, तो इसकी जो बेस है इसको भी हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो फासला होता है इसे कहा जाता है इंटर नोड। और इसकी जो साइज है, जब ये रिड्यूस होने लग जाए तो समझ जाना कि इसके अंदर किसकी कमी है, पोटाशियम की, के की कमी है। तो हम क्या करते हैं, जब पोटाशियम की कमी हो जाती है तो इसका जो इंटरनोड है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से इसकी जो प्राइमरी ग्रोथ है वो अफेक्टेड हो जाती है, प्लांट इलोंगेट नहीं हो पाता, तो अच्छे से ग्रेन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती, नतीजे में जो फार्मर होता है उसको फिर लॉस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सल्फर। एज सच इसका कोई इतना खास रोल नहीं है, बस जो तीन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। आप इनको याद नहीं भी रखते कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहले मैंने तीन बताए वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। अच्छा, सल्फर के बारे में कहते हैं कि प्लांट की जो क्रॉप्स की जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसके लिए थोड़ा सा असेंशियल होता है। आपको बताया कि जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के अंदर सल्फर का जिक्र ज़रूर आता है। प्रोटीन में प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए सल्फर का होना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ ऐसे एंजाइम्स और विटामिन्स वगैरह भी होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है सल्फर की तो हमें क्या क्या नज़र आता है, हमें ये नज़र आता है जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं, और उनकी जो स्टॉक्स होती हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन और अमीनो एसिड की जो फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं होती, एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते। अच्छा, उसके अलावा जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आपने याद रखना है सल्फर के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जिंक है। अच्छा, जिंक के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए।
उसके अलावा जब स्टार्च हम किसी भी बीज की जब बात करते हैं तो आपको होता है सीड के अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर्ड होता है, या प्लांट की बॉडी के अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर्ड होता है। तो स्टार्च को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम एमाइलेज है, और इस एमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए जिंक का एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, उन्हीं में से एक एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज, जो कि स्टार्च को तोड़ता है किसके अंदर, शुगर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको जिंक का रोल समझ आ गया होगा। अच्छा, जब इसकी डेफिशिएंसी होने लग जाती है तो फिर हमें क्या पता चलता है कि क्लोरोसिस होती है और नतीजे में प्लांट की डेथ हो जाती है, प्लांट जो है वो मर जाता है। क्योंकि आपको पता है जब क्लोरोसिस होगी तो क्लोरोफिल का लॉस होगा, नतीजे में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये मर जाएगा। और जो क्लोरोटिक एरिया है वो ऑटोमेटिक आपको क्या नजर आने लगेगा, ब्राउन नजर आने लगेगा, या थोड़ा सा येलो या थोड़ा सा ब्लूइश नजर आने लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल्स। ये कुछ हमारी जो है वो डिस्कशन थी मिनरल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझने के लिए मिली होंगी। उसके अलावा थोड़ा सा जिक्र किया गया है आपकी बुक के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अच्छा देखो, एक हमारे पास होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये विटामिन्स, ये सारे आपके क्या हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंगनीज का बताया गया है जिसे Mn से शो किया जाता है। मैग्नीज का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और जिसके अंदर रिडक्शन भी हो। और आपको पता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम फॉस्फेटेज है जो कि एटीपी बनाने में मदद करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैंगनीज का होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपसे पूछ सकते हैं कि फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करने के लिए हमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है, तो वो हमारे पास मैंगनीज है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आयरन है। भाई जब फोटोसिंथेसिस होती है या फिर जब रेस्पिरेशन होती है, इन दोनों के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ डिटेल के अंदर। तो इनके लिए हमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स चाहिए होता है जिसे मिला के कहा जाता है साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम कोई एक चीज़ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। तो इन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयरन का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस मे केम इन योर एंट्री टेस्ट, तो ये आपकी एंट्री टेस्ट के अंदर आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो जिंक है इसका हमने पीछे भी रोल पढ़ा, थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ लेते हैं। प्लांट के अंदर जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होती तो उसकी गैर मौजूदगी में जब रेस्पिरेशन होती है तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जिंक का होना ज़रूरी है। जिस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, तो प्लांट के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे टेस्ट के अंदर पूछ सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसमें किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी होता है, तो वो हमारे पास जिंक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, यानी अल्कोहल की जो है वो प्रोडक्शन होती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एज सच खास इतना कोई मुश्किल नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, जस्ट याद करने वाली बातें हैं और एज सच इतनी समझने वाली बातें भी नहीं है। अच्छा, न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड हमारे पास ये आखिरी टॉपिक है और हम इसको भी इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। अब क्या मैं इस छोटे से टॉपिक के लिए एक अलग जो है वो लेक्चर बनाऊं, तो उसको हम इसी के अंदर कवर करेंगे। और उससे पहले छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि आज हम जो ज़मीनों के अंदर मॉडर्न फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का बना हुआ होता है। इन तीनों को मिला के आज का मॉडर्न फर्टिलाइज़र बनता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है NPK, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, और K स्टैंड फॉर पोटाशियम। इनका जो परसेंटेज होता है वो 5-10-5 होता है और मेरे ख्याल में ये किसी PMC की टेस्ट में भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। 5% जो है नाइट्रोजन होती है, 10% फास्फोरस होता है और 5% जो है वो पोटाशियम होता है। उसके अलावा ये जो लास्ट टॉपिक है वो है कार्निवर्स प्लांट का। बहुत आसान सा है और इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। भाई कार्निवर्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि बाकायदे शिकार करते हैं, जो कि प्रे करते हैं छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि जो परिंदे हैं वो दरख्तों के ऊपर जब घोंसला बनाते हैं तो जब वहाँ पे अपने बच्चे वो अंडे देते हैं और अंडों से जब छोटे बच्चे निकलते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे जो इन बच्चों को अपने अंदर इस तरह से राउंडिंग बना के पहले इसकी डेथ करते हैं और फिर
इसको जो है वो इससे एंजाइम छोड़ते हैं, फिर वो इनको डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे भी हमारे पास प्लांट होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, पहले शिकार करते हैं, फिर अपनी बॉडी में लेके उनको डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट करते हैं और उनसे फिर जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है कार्निवर्स प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवर्स प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो प्रे करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर। अच्छा, अब आप बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों करते हैं जबकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। हाँ भाई, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत भी रखते हैं। इनको पार्शियल कार्निवर्स प्लांट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे ये रहते हैं ना, वो जगह होती है लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, वहां पे नाइट्रोजन नहीं होती। तो आपको पता है नाइट्रोजन भी नहीं है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्लांट जो है वो कभी भी नाइट्रोजन को एज सच फॉर्म में नहीं लेते, हमेशा ये नाइट्रोजन को फिक्स फॉर्म में लेते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि NO2 नाइट्राइट की फॉर्म में लेंगे, NO3 नाइट्रेट की फॉर्म में लेंगे या फिर अमोनियम आइंस अमोनियम साल्ट की फॉर्म में लेंगे, लेकिन एज सच फॉर्म में कभी भी नहीं लेते। तो ये कहता है कि इनको फिर फिक्स करके कौन देता है भाई? बैक्टीरिया करके देते हैं। अब ये ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है। तो जब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है तो इनको नाइट्रोजन को फिक्स करके कौन देगा? कोई भी करके नहीं देगा। और जब ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रोटीन, फॉर अमीनो एसिड, फॉर क्लोरोफिल, फॉर एंजाइम्स, फॉर कोएंजाइम्स, फॉर न्यूक्लिक एसिड। इन सारी चीज़ों के लिए नाइट्रोजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये फिर मजबूरी में क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये किससे लेते हैं? शिकार करके। शिकार करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन होगी वो फिर अपनी बॉडी में लेंगे फिक्स फॉर्म के अंदर। अच्छा, कुछ हमारे पास जो है वो कार्निवर्स की प्लांट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो नीचे दी गई हैं। पिक्चर प्लांट है हमारे पास ड्रोसेला इंटरमीडिया जिसे सन ड्यू कहा जाता है, या डायोनिया म्यूसिपेलिया है जिसे वेनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है, या एल्ड्रोवेंड्रा है जिसे हम वाटर फ्लाई ट्रैप कहते हैं। इनके नाम बड़े मुश्किल हैं, इन नाम से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत आसान से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सबसे जो पहले ये पिक्चर प्लांट है, इसका इस तरह से लिड होता है, ये आपको लिड नजर आ रहा है। ये मॉडिफाइड पत्ता है, मॉडिफाइड लीव है और इसका ये ऊपर लिड है। जिस तरह से ये आप बटरफ्लाई देख रहे हैं, पोपट देख रहे हैं, ये जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये लिड क्या हो जाएगा? बंद। तो फिर कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगे, वो इसको डाइजेस्ट करके जो भी इसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के कंटेंट होंगे वो अपनी बॉडी में लाएंगे और नाइट्रोजन से अपनी प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स को बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो है हमारे पास डायोनिया म्यूसिपेलिया, जिसे दूसरा वेनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। देखें कितना अमेजिंग प्लांट है ये पत्ते आप, ये बेसिकली इनके पत्ते होते हैं और यहाँ पे आप देखें इंसेक्ट्स बैठा हुआ है, जस्ट ये ऊपर से बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर ये डेथ, इसकी पहले डेथ होगी, डेथ होने के बाद ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगे और वो हमेशा के लिए इनकी जो है वो गिजा बन जाएंगे, फिर इनको डाइजेस्ट करके इनसे न्यूट्रिएंट्स लेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इनको ट्रैप करते कैसे हैं। ये इतने चालाक होते हैं कार्निवर्स प्लांट कि यहाँ पे कुछ जूसी सब्सटेंसेस लगे हुए होते हैं, ऐसे नेक्टर लगे हुए होते हैं, ऐसी फ्रेगनेंस जो कि इनको इनकी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये आपका एल्ड्रोवेंड्रा प्लांट है और इस तरह से आप ये इसका पत्ता देख सकते हो शिकार करने के लिए। ये हमारे पास सन ड्यू है, ये जो आप टेंटिकल्स देख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये पहले शिकार को केच करते हैं, फिर यहीं पे ट्रैप करके डाइजेस्ट करके इनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि छोटा सा जो टॉपिक था कार्निवर्स प्लांट का, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जहाँ प्रॉब्लम होती है फिर आप जो है वो मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी हो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।